हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिवाइन जेई। और प्यारे बच्चों, विराट बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विराट बैच 11th से क्लास 12th में मूव करने वाले बच्चों के लिए होता है। विराट बैच में केमिस्ट्री की आज पहली क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही कंफर्टेबल सा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। एक से दो क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जाते हैं और एक से दो क्वेश्चन ही जेई एडवांस में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चलिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर। अच्छा, कुछ कुछ क्लास के रूल्स हैं भाई, आप कम से कम पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठिए, आराम से लेक्चर को सुनिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अपने डाउट्स प्रॉपरली पूछिए, उसके बाद में रिवाइज करिए, होमवर्क डेली करिए, अपना होमवर्क ऐप पे सबमिट करिए, वो फैसिलिटी हमने दे रखी है। रेगुलर आप टेस्ट जो है वो भी दीजिए। ये सारी बातें, ये डोंट्स हैं, सॉरी डूज और डोंट्स बताने होते हैं, तो डूज हैं भाई, ये सारी चीजें करनी है आपको। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। सबसे पहले टुडेज मिशन क्या है भाई? टुडेज मिशन है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना। पहले बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सब्सटेंस लिया है जी, आर कोई सब्सटेंस है। आर जो सब्सटेंस है वो लेट से किसी तरीके से किसी दूसरे सब्सटेंस पी में बदल जाता है। तो किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में बदलना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके बारे में कुछ चीजें जान लेनी बहुत आवश्यक होती है। पहली बात क्या है उसमें? पहली बात ये है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये जानना बड़ा आवश्यक है भाई। मान लीजिए मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दी कि मैंने लिख दिया भाई कॉपर से सोना, तो आप तो कॉपर लेके बैठ जाओगे और उसके सोना बनने का वेट करोगे, जबकि ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गिवन कंडीशंस में ये रिएक्शन हो नहीं सकती। तो किसी भी रिएक्शन का होना या ना होना, हो सकना या ना हो सकना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और ये हम पढ़ते कहाँ पे हैं? ये हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। वहां पे आपने प्यारे बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू निकाली होगी। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 आता है प्यारे बच्चों, तो वो रिएक्शन फिजिबल होती है। ये आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में यानी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, कोई भी रिएक्शन कराने से पहले सबसे पहले ये चेक करना होगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसके बाद में दूसरी चीज ये है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन सर्टेन कंडीशंस में हो रही है, तो दूसरी चीज क्या है? रिएक्शन हो रही है तो क्या रिएक्शन करा दोगे? नहीं, मेरी बात समझिए। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपको कोई रिएक्शन है वो हो रही है, आपको मालूम है कि भैया इस कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ ए से भाई बी बनाया। अब ए जो है ना, उसकी मार्केट प्राइस, ये रिएक्टेंट आप लेके आए, आपने देखा कि ये सर्टेन कंडीशन में हो जाएगी, ये आप खरीद के लाए 1000 रुपए का। उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना है ना, वो इतना कम बना है, इतना कम बना है कि मार्केट में बिक रहा है 13 रुपए में। तो प्यारे बच्चों, रिएक्शन हो जाना भर काफी है, या आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये कितना बन रहा है, ये रिएक्शन कितनी हो रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट हुआ। नहीं तो आप फाइनेंशियली ये रिएक्शन अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे करवाना। तो दूसरा जो चीज हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन जो है वो कितनी हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है। प्यारे बच्चों, ये बात भी हमने पहले पढ़ रखी है। आपको अगर याद है तो आप कैसे निकालते थे, कैसे कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कहाँ पे निकालते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में निकालते थे। और अगर किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम अच्छा खासा है, यानी रिएक्शन अच्छी खासी हो रही है, उसको करा देना चाहिए। किसी रिएक्शन का एक्सटेंट अगर बहुत कम है, उस रिएक्शन को कराना हमारे लिए सही नहीं है।
तो दूसरी चीज ये हमें देखनी बड़ी आवश्यक है। अब बताओ प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो कि फिजिबल है, सर्टेन कंडीशन में हो रही है, दूसरी कि प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बन रहा है। लेट्स से कि आपने रिएक्टेंट अगर 100 लिया है तो प्रोडक्ट भी 50, 60, 70, 80 इस टाइप से बन रहा है, तो क्या रिएक्शन करा देनी चाहिए? आप लोगों को लगता है कि करा देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। फॉर एग्जांपल, क्लास लेते टाइम पे आपको आपका माथा दुखने लगा भाई, ठीक है, आपको पता है कि एक टेबलेट है, चलो जीरोडोल पी, ठीक है, वो अगर ले लूंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जीरोडोल पी कैसे बनती है, कौन से रिएक्टेंट से बनती है, आपके पास वो रिएक्टेंट अवेलेबल है, आपने जीरोडोल पी बनाने वाला रिएक्टेंट लिया और आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे चाहिए, ये अगर मैं दवाई ले लूंगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन गिवन कंडीशन में फिजिबल भी है, इस रिएक्शन का एक्सटेंट भी अच्छा खासा है, यानी मैं 100 रिएक्टेंट अगर लूं तो प्रोडक्ट भी 70, 80, 90 या 100 बनता है, अच्छा खासा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे रिएक्टेंट डाला, आप वेट कर रहे हो कि प्रोडक्ट बनेगा, आपने वेट किया, आपने वेट किया, आप अभी 16 साल के हो और आप जब 41 साल के हो जाओगे तब आपको वो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। तो मेरे भाई, ये रिएक्शन कराने का कोई फायदा है क्या? ये कोई रिएक्शन कराने का फायदा है क्या? जब रिएक्शन इतनी स्लो हो रही है कि रिएक्शन को होने में कई घंटे, कई महीने, कई साल लग रहे हैं, तो रिएक्शन कराना तो सही नहीं है। यानी कि आपको रिएक्शन कराने से पहले ये मालूम होना चाहिए था कि इस रिएक्शन को मैं करा रहा हूं उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से रिएक्शन होगी। यानी जो तीसरी चीज किसी भी रिएक्शन के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है, वो है प्यारे बच्चों उस रिएक्शन की स्पीड, या मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन। और प्यारे बच्चों, सबसे मजे की बात यह है कि ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, ये आपको आता या नहीं आता मालूम नहीं, ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा, ये आता या नहीं आता मालूम नहीं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। और ये अगर आपको नहीं आता तो भाई आया है सिखा के जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। रेट निकालना मैं सिखा दूंगा किसी भी रिएक्शन की, बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, इज इट मेकिंग सेंस कि ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के बारे में, ठीक है? अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। तो क्या अब मैं केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बता सकता हूं क्या? केमिकल काइनेटिक्स की मैं डेफिनेशन बिल्कुल बता सकता हूं। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच of physical chemistry, branch of physical chemistry in which rate of reaction भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पढ़ना ही है, इसके साथ में वो चीजें भी देख लेंगे। मान लो कोई रिएक्शन का रेट कम है तो किस तरीके से उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाया जा सकता है, या किसी रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा है तो किस तरीके से उस रिएक्शन के रेट को कम किया जा सकता है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो साथ साथ में देख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reactions, the branch of physical chemistry in which rate of reaction, comma, factors affecting rate of reaction and एक चीज और देखेंगे, वो है mechanism of reaction, mechanism of reaction is studied। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, समझ में आया कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब छाप लीजिए आप, है ना? उसके बाद में प्यारे बच्चों, अब रिएक्शन जो है ना उसको कई तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन है उसको कई तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मान लीजिए कि किसी रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ही फास्ट, पहली होगी वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है
जो पलक झपकते ही हो जाती है। सो वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? ऐसी रिएक्शन जिसको होने में 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻14 सेकंड लगते हैं। अब भाई ये तो एक सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा है, पलक झपकते ही रिएक्शन होगी। तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन समझने के लिए ये वेरी फास्ट रिएक्शन क्या सूटेबल है क्या? क्योंकि जब भी मैं ऑब्जर्वेशन लेने जाऊंगा इतने में तो रिएक्शन हो ही जाएगी, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को समझूंगा कैसे? तो वेरी फास्ट रिएक्शन जो है वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है जी? वेरी फास्ट रिएक्शन के मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, जिसमें अवक्षेप बनता है, वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसको मैं लिखूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं AgNO3 की NaCl के साथ में तो एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। ये बनाएगा प्यारे बच्चों NaNO3 और AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी AgCl नीचे बैठ जाएगा, पेंद में बैठ जाएगा। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की रेट की स्टडी करना हमारे लिए संभव नहीं है, ये हमारे काम की रिएक्शन नहीं है। और कौन सी होती है वेरी फास्ट रिएक्शन में बता दूं आपको, जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन। कौन से एसिड और कौन से बेस की रिएक्शन? रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड तत्पर रहता है H प्लस देने को और स्ट्रॉन्ग बेस तत्पर रहता है OH माइनस देने को। तो एक H प्लस देने के लिए तैयार है जैसे HCl, दूसरा OH माइनस देने के लिए तैयार है जैसे KOH। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो प्यारे बच्चे KCl और पानी निकल जाएगा। और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है क्योंकि दोनों ही देने के लिए तैयार बैठे। तो इतनी फास्ट रिएक्शन हो रही है तो भाई इसमें मेरे पास ऑब्जर्वेशन लेने के लिए तो समय ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए समय नहीं है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी कैसे कर पाऊंगा? तो ये रिएक्शन भी मेरे काम की रिएक्शन नहीं है केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में। इसके अलावा प्यारे बच्चे एक और टाइप की रिएक्शन है जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, वो है कि एक्टिव मेटल और एक्टिव नॉन मेटल की अगर H2O से रिएक्शन कराऊं तो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। क्या लिखूं मैं? रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल एंड एक्टिव नॉन मेटल विद H2। जैसे कि प्यारे भाई सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन कराइए जरा H2O से तो बनेगा NaOH और निकलेगी H2 गैस। ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने भाई कहीं कोई जादू वादू देखा है एक ऐसा? तो जादूगर क्या होता है, हाथ में सोडियम का टुकड़ा, सोडियम मेटल होता है, उसके टुकड़े होते हैं, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ऐसे हाथ में छुपा के रखता है। अब हाथ में छुपा के रखता है, वो बोलेगा ओम बूम बूम चमंडा, ऐसे करके झट से वो टुकड़ा पानी में डाल देगा। अब वो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, H2 गैस निकलती है, झट से आग लग जाती है क्योंकि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिएक्शन हो गई। वो बोलता है देखो मैंने पानी में आग लगा दी, लेकिन तुम उसकी बातों में आओगे क्या? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उसके हाथ में सोडियम या पोटेशियम मेटल छुपा हुआ है जो कि पानी के साथ में वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, और वेरी फास्ट रिएक्शन करता है वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है। तो इस वजह से आग लगी है, ओम बूम बूम से आग नहीं लगी। ये एक्टिव मेटल की पानी के साथ में रिएक्शन होगी। प्यारे बच्चे एक्टिव नॉन मेटल की जैसे F2 की रिएक्शन अगर मैं कराऊं H2O से तो प्यारे भाई HF बना और O3। ये रिएक्शन भी कैसी होती है जी? एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। दोनों की दोनों रिएक्शन ही एक्सप्लोजिव होती है, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। यानी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। यानी कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन तो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए। तो फिर क्या करें?
किसी दूसरी रिएक्शन पे शिफ्ट होते हैं। दूसरी रिएक्शन कौन सी है जी? वेरी स्लो रिएक्शन। प्यारे बच्चे, वेरी स्लो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रिएक्शन वेरी स्लो और वेरी फास्ट और एक बीच की स्पीड की सी भी होती है। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो है, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होगी? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होगी भाई, लोहे पे जंग लगना। प्यारे भाई, तुमने लोहा रखा घर के बाहर, तुम उसको फ्रेश रख के गए और तुमने सोचा कि मैं आऊंगा, इस पे जंग लगा हुआ मिलेगा, मैं देखूंगा इस पे कितना जंग लगा है और कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम में लगा है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूंगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम देखने जाओगे, लेकिन तुम बूढ़े हो जाओगे तब तक जंग ही नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी स्लो रिएक्शन होती है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास टाइम, जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या था, तुम्हारे पास टाइम का क्राइसिस था, ऑब्जर्वेशन ले नहीं पा रहे थे। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, रिएक्टेंट को जैसा रखा वो कई कई दिनों तक ऐसा ही पड़ा है। तो भाई तुम बोर नहीं हो जाओगे? तुम क्या वहीं पे बैठे रहोगे? तो ये तो हमारे लिए अच्छी रिएक्शन नहीं है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को समझा जाए। समझ गए मेरी बात? जैसे प्यारे बच्चों, H2 की रिएक्शन अगर मैं O2 से करा दूं तो मेरे बच्चे H2O बन जाता है, और H2O इतना जल्दी नहीं बनता कि इसमें आप ऑब्जर्वेशन ले पाओ। ये भी बड़े लंबे अरसे से होने वाली रिएक्शन है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है, तो ये भी हमारे काम की रिएक्शन नहीं है, इनसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं समझ सकते। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इसमें एक बात अगर लिखवाना चाहूं तो आपने सुना होगा कक्षा 10 में कि कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, वो वेरी स्लो रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है, तो थोड़ी सी वो तेज होने लगती है। तो यहां पे मैं लिखूं, वी यूज कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ सच रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जैसे वेरी फास्ट रिएक्शन थी, इसकी क्या रेट ऑफ रिएक्शन आप मेजर कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं, वो पूछ ले, लेकिन मैन्युअली नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से मेथड है, अलग से कुछ मेथड्स हैं, जैसे लाइन मेथड हो गया, जैसे चार्ट मेथड हो गया। ठीक है, मैन्युअली आप नहीं कर सकते। हम बोलना चाहते हैं कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बताई जा सकती है, बट मैन्युअली आप ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। इसकी रेट कैसे बताओगे जी? जैसे लाइन मेथड हो गया एक, एक होता है जी चार्ट मेथड, इनसे आप इनकी रेट बता सकते हैं, इनसे आप इनकी रेट बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर नंबर 3, मॉडरेटली रनिंग रिएक्शन। मॉडरेटली रनिंग रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें लिमिटेड टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ठीक ठीक चेंज हो, ताकि आपके पास में ऑब्जर्वेशन लेने के लिए पर्याप्त स्कोप रहे कि कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और थोड़ा सा ही टाइम है। ठीक है, 2 मिनट, 5 मिनट, 50 सेकेंड, 20 मिनट, इस टाइप का। तो ऐसी रिएक्शंस को आप मॉडरेटली रनिंग रिएक्शन बोलते हो। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है लिमिटेड टाइम में अच्छी खासी चेंज होती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखाना चाहूं तो सिंपल सी ये है कि इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस sufficient change in concentration of reactant and product is observed in limited time period। लिमिटेड टाइम पीरियड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ठीक ठीक चेंज मुझे महसूस होता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है। जैसे प्यारे भाई, SO2 की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस से, और बन जाएगा प्यारे भाई SO3। जैसे प्यारे बच्चों, H2 की रिएक्शन करा दो I2 से, और बन जाएगा क्या? HI। ये सारी रिएक्शन जो है वो ये सारी रिएक्शन जो है वो मॉडरेटली रनिंग रिएक्शन है। इन पे अगर आप ऑब्जर्वेशन लेने जाओगे तो आपको लिमिटेड टाइम में कुछ ना कुछ रेट निकलने को मिलेगी। तो हमारे काम की रिएक्शन तो यही हुई, रेट ऑफ रिएक्शन तो इसी से समझेंगे, नहीं आई बात समझ में? तो मॉडरेटली रनिंग रिएक्शन जो है यही हमारे काम की रिएक्शन है। फिर देखिए,
उसके बाद बोलते हैं कि भैया जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट आपने 3 तरह की बता दी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेटली रनिंग। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म भी रिएक्शन 2 तरह की होती है। कैसे? सबसे पहली होती है जी सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। प्यारे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम याद करो वो SN2 रिएक्शन जहां एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप चला जाता है, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाती है उनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसका बढ़िया सा एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तुम जैसे ही NSR पढ़ोगे, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे देखोगे प्यारे बच्चों कि एक रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कौन करता है जी? ये जो 1 डिग्री हैलाइड होते हैं ना, वो SN2 रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की OH के साथ रिएक्शन कराई तो प्यारे बच्चे Cl चला गया और OH आ गया, और ये एक ही स्टेप में सारा कुछ हुआ है, इसलिए इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं। तो एक हुआ प्यारे बच्चों एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन, एक हुआ एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में होने वाली है। दूसरी है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में लिखूं, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, ऐसा लिख दिया जाए, 2 और मोर देन 2 स्टेप्स। जैसे इसका एग्जाम्पल बताओ जी। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम 12th क्लास में पढ़ोगे तो एक रिएक्शन आएगी जी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप चला जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन आराम से रीअरेंज होता है, फिर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। अब SN1 रिएक्शन कौन दिखाते हैं जी? SN1 रिएक्शन जैसे मैं आपको बताऊं, CH3 मैंने 3 ले लिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मैंने लिया है इस बार। इसकी रिएक्शन अगर मैं OH माइनस से कराऊं प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन अगर OH माइनस से कराऊं तो ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, बट दिस इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन मैंने लिख दी, लेकिन आपको जैसी दिख रही है ये रिएक्शन वैसी है नहीं, ये एक से ज्यादा स्टेप में हुई है। यहाँ पे पहले Cl माइनस चला जाता है, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, बाद में कहीं ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आता है, फिर ये OH माइनस यहाँ कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। तो ये एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हुई है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड देखा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देखा, सिंगल स्टेप है कि मल्टीपल स्टेप है। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में अभी लिखूंगा, उसके पहले ऐसे समझिए, जैसे मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, ऐसे लिखूं, इट इज it is it is the velocity, it is the velocity of reaction in terms of in terms of change in
change in any measurable parameter, change in any measurable parameter. It is the velocity of reaction in terms of change in any measurable parameter over the period of time. समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो जी? किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो? आप प्यारे बच्चों मास को मेजर कर सकते हो कि भाई ये रिएक्टेंट है, पहले इसका इतना मास था 100 ग्राम था, अब 40 ग्राम ही बचा है, तो चेंज मेजर कर सकते हो ना। उसके बाद में प्यारे बच्चों मोल मेजर किया जा सकता है, भाई 5 मोल थे 2 ही मोल बचे हैं, ठीक है। फिर प्रेशर मेजर किया जा सकता है कि भैया पहले 10 एटीएम प्रेशर क्रिएट कर रहा था रिएक्टेंट, अब 3 एटीएम ही कर रहा है, तो प्रेशर मेजर किया जा सकता है। वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इनमें किसी भी चीज में अगर कोई चेंज होगा इन सम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे वेलोसिटी का मतलब तुम क्या समझते हो भाई? तुम जैसे यहां से निकले, ये जयपुर है, यहां से तुम गए कोटा, जयपुर से कोटा गए, लेट्स से कि 300 किलोमीटर है जी, 300 किलोमीटर, और तुमने कितने समय में ये दूरी तय करी है? 3 घंटे में तुमने ये दूरी तय की है। तो भाई चेंज किस में हुआ? दोनों की डिस्टेंस में। दोनों की डिस्टेंस पहले कितनी थी? 300। अब तुम वहां पे पहुंच गए तो तुम्हारी और कोटा की डिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ जी? 300। 300 डिस्टेंस में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई तुम्हें टाइम कितना लगा? 3 घंटे। तो भाई तुम्हारी स्पीड निकल गई ना 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज गाड़ी भगाते हो तुम। बात समझ में आई? कैसे निकालते हो वेलोसिटी? चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। वैसे ही किसी रिएक्शन की रेट कैसे निकालोगे? ये देखो, ये सारी चीजें जो है वो चेंज होती है जिसका तुम मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे मेरे बच्चे मास में कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट के मास में, डिवाइडेड बाई उस मास को उतना चेंज होने में कितना समय लगा, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन होगी। कितने मोल चेंज हुए, मोल को चेंज होने में कितना समय लगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारी मेजरेबल पैरामीटर्स हैं। जैसे पहले भाई कि मैं रिएक्शन लिखूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन में C नोट मान लूं, किसी समय T पे, या T इज इक्वल टू 0 ना लेके मैं प्यारे बच्चे T इज इक्वल टू T1 और T2 ले लूं क्या? T इज इक्वल टू T1 पे इसकी कंसंट्रेशन C नोट है, T इज इक्वल टू T2 पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कुछ C2 है। यहाँ पे भी C1 और C2 लिख दिया जाए, यहाँ पे भी C1 और C2 लिख दिया जाए। तो प्यारे भाई ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या होगी? कंसंट्रेशन में चेंज कितना, देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी? C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? C1। चेंज तो ऐसे ही निकालते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये कंसंट्रेशन में चेंज आया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इस चेंज को होने में? T2 माइनस T1 टाइम लगा। तो प्यारे भाई क्या यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी क्या? यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी क्या? यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इसको मैं प्यार से लिख दूं डेल्टा C बट्टे डेल्टा T। लेकिन इसमें हल्का सा करेक्शन करना जरूरी है। मुझे बताइए कि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कुछ मैं मान लेता हूं कुछ C3, और प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन में कुछ मान लेता हूं C4। तो भाई प्रोडक्ट के लिए भी तो लिख सकते हो, इसकी भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो प्यारे बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी? C4 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? C3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा जी? T2 माइनस T1 इतना टाइम लगा। तो ये भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन है क्या?
सर मैं समझ गया, ये आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हो या आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हो? आप ये बता रहे हो कि रिएक्टेंट किस स्पीड से गायब हो रहा है, आप ये बता रहे हो कि प्रोडक्ट किस स्पीड से आ रहा है। बिल्कुल सही समझे हो। और अब मुझे जरा ध्यान से बताइए, इसको भी मैं क्या डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिख दूं क्या? बिल्कुल डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इसको भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, समय के साथ में मुझे बताओ रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होता है, तो भाई फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होगी, तो C2 माइनस C1 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा भाई। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा मेरे भाई। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन प्लस आएगी कि माइनस आएगी? माइनस आएगी मेरे भाई। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन माइनस अच्छा थोड़ी लगता है भाई। मैंने बोला कि तुम गए जयपुर से कोटा, अब 100 किलोमीटर पर आवर तो चलता है, -30 की कोई स्पीड होती है क्या? आप बोलोगे कि सर बैक गियर में ले जाएं तो -30 की स्पीड हो जाएगी। मेरे भाई उसको -30 क्यों बोलता है? तू ऐसे ही बोल दे कि 30 की स्पीड से चला है लेकिन इस डायरेक्शन में चला है। भाई स्पीड तो प्लस ही होनी चाहिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जरा लिखना चाहिए हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात मैं कहां पे लिखूं बताइए जरा? ये बात यहां पे लिख दी जाए, यहां पे नोट करके यहां पे बात लिख दी जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें करेक्शन क्या कराने वाले थे सर आप? मैं करेक्शन ये कराने वाला था मेरे भाई कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी रिएक्टेंट के लिए डेल्टा सी नेगेटिव आएगा, इसको तुझे पॉजिटिव बनाना है। इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो ये खुद अपने आप में नेगेटिव है, इसके आगे एक माइनस जरा लगा दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? यानी रेट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी क्या? बोला आ जाएगी सर। तो फिर एक काम करियो, ये जो प्रोडक्ट के लिए तू लिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तूने बोला कि सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो समय के साथ बढ़ती है ना, यानी C4 C3 से ज्यादा होगा ना, यानी डेल्टा सी पॉजिटिव होगा ना, और डेल्टा टी तो पॉजिटिव है ही सही, यानी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए तो ऐसे ही पॉजिटिव आएगी ना। मैंने कहा बिल्कुल सही समझा है तुमने कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगी, लेकिन जब प्रोडक्ट के लिए लिखे तो इसके आगे एक पॉजिटिव लगा दे या फिर कुछ मत लगा, या तो इसके आगे एक पॉजिटिव लगा दे या कुछ मत लगा। बात समझ में आई? तो जरा 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 इसको वापस से रीअरेंज करके लिखता हूं मैं। ये जो है ये ऊपर जो भी लिखा इसको मैं हटा रहा हूं। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चे मुझे बताइए जरा कि रेट ऑफ रिएक्शन को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिखते हो प्यारे भाई डेल्टा सी बट्टे डेल्टा टी, कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और प्यारे भाई इसके आगे तुम प्लस और माइनस दोनों लगाते हो, तो इसके आगे मैं माइनस प्लस लगा दूं। माइनस किसके लिए? मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए इसके आगे माइनस लगाएंगे, और अगर प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए इसके आगे प्लस लगाएंगे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे फॉर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे मेजरेबल पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही सेलिब्रेटेड हैं, जो बार बार यूज होते हैं। वो कौन से हैं? एक तो मेरे बच्चे कंसंट्रेशन में चेंज, ठीक है। दूसरा प्रेशर में चेंज। जब सारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं तो उस टाइम पे प्रेशर कैलकुलेट करना कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। तो उस केस में हम रेट को चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी बट्टे चेंज इन टाइम यानी कि डेल्टा टी लिखेंगे। सर इसके आगे भी माइनस प्लस लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा दे मेरे भाई, माइनस प्लस इसके आगे भी लगा दे। माइनस किसके लिए? माइनस है प्यारे बच्चे रिएक्टेंट के लिए, ये है फॉर रिएक्टेंट। और प्लस किसके लिए मेरे भाई? प्लस होगा प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट। मुझे बताइए कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आई क्या?
कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो आपको समझ में आएगा। आप कोई भी चीज देख लो कि भाई इसकी कंसंट्रेशन ये थी, यहाँ से ये होगी, कंसंट्रेशन बदल गई, इतने टाइम में बदली है, तो रिएक्टेंट है तो भाई आगे माइनस लगा देंगे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कर देंगे। अगर यही बात प्रोडक्ट के लिए हो रही है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कर देंगे, आगे माइनस नहीं लगा के प्लस लग देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो मुझे बताइए जरा, एक दो बातें और की जाए इसी संबंध में। प्यारे बच्चों, जरा बताएं कि ये जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट क्या होती है? सर इसकी यूनिट तो मोलैरिटी होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सर टाइम सेकंड भी ले लेते हैं, मिनट भी, आर भी, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसकी यूनिट ऐसे लिख दूं, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ये किसकी यूनिट है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन की है। कंसंट्रेशन को मैं प्यार से मोलैरिटी लिख दूं, टाइम को मैं चाहूं तो सेकंड इनवर्स लिख सकता हूं, या फिर ऐसे लिख दूं मोलैरिटी मिनट इनवर्स, या फिर ऐसे लिख दूं मोलैरिटी आर इनवर्स, कुछ भी चलेगा क्या? कुछ भी चलेगा। अच्छा, कई बार मोलैरिटी को भी वो ओपन करके लिखता है। मोलैरिटी को प्यारे भाई मोल पर लीटर होती है ना, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर इन जनरल लिखना चाहूं तो मैं मोल पर लीटर टाइम इनवर्स लिख सकता हूं। तो भाई मेरे ये ऐसा हो जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम, ये रेट की यूनिट आ जाएगी क्या? अच्छा सर, ये कंसंट्रेशन में तो यही आएगी, लेकिन प्रेशर में प्रेशर की यूनिट तो कुछ और होती है, एटीएम होती है। तो यहाँ पे यूनिट दूसरी लिख दो भाई। प्रेशर की यूनिट एटीएम है, तो ये एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा। एटीएम सेकेंड इनवर्स, एटीएम मिनट इनवर्स, एटीएम आर इनवर्स, ऐसी कुछ प्रेशर की रेट की यूनिट आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये स्लाइड खाली है, यानी कि यहाँ पे क्या कराना था? क्वेश्चन कराना था। चलिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज बताइए जरा, एक चीज बताइए, ये जो आपने रेट जो निकाली है ना, ये कौन सी रेट है भाई? इसमें आपको दो अलग अलग टाइम दिए हुए हैं, ठीक है, T1 और T2, और आपने दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है। तो ये इसको क्या मैं चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम, ये क्या एवरेज रेट होगी क्या? दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होती है जी? एवरेज रेट डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और आगे माइनस प्लस लगा दिया जाए। दिस इज एवरेज रेट। बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन जरा ले लिया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरा करिए। अरे अरे अरे, ये कुछ कुछ आपको ऐसे दिया हुआ है, ये बोला है कि रिएक्शन दिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। इधर बच्चे कंसंट्रेशन है, इधर पहले बच्चे टाइम है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है बेसिकली। लेट्स से दिस इज 14, दिस इज 12, दिस इज 10, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 0, ठीक है। 0 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। इधर देखिए जरा, ये हो गया 1, टाइम सेकंड में दिया है ऐसे समझिए। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 8। आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, फाइंड फाइंड रेट फॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। मुझे बताइए
t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 7 सेकंड के लिए आपको रेट बतानी है, किसकी रिएक्शन की रेट बतानी है। तो पहली चीज तो एक ग्राफ देखो, मुझे बताइए कि ये ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का। देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। पहले बच्चों समय के साथ में कंसंट्रेशन कम हो रही है क्या? मुझे बताओ टाइम के साथ में कंसंट्रेशन किसकी कम होती है, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो प्यारे भाई सबसे पहली चीज तो ये कि ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का ग्राफ है। अगर आपको एवरेज रेट निकालनी है, जैसे दो आपको टाइम पीरियड दे दिए ना, तो प्यारे बच्चों दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए तो एवरेज रेट ही होगी। मुझे बताइए एवरेज रेट है, रेट कैसे निकालते हो जी? रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो माइनस लगाओगे ना, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ऐसे ही तो लिखोगे। तो रेट क्या हो जाएगी, माइनस बाहर पड़ा है। मुझे बताइए टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू, हेलो, ये देखिए इसको एक पॉइंट ये देना चाहिए था भाई, t इज इक्वल टू 0 से 7 के बीच में बोल रहा है ना। लेट्स से कि ये कंसंट्रेशन कितनी है, 2, इसने दे रखा है, ऐसे समझिए। मुझे बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन, देखो टाइम कितना, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड माइनस t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 7 माइनस 0, ये तो हो गया डेल्टा t। मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन 7 पे कंसंट्रेशन कितनी है जी, 7 पे कंसंट्रेशन है 2 मोलर, माइनस 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है जी, 0 पे कंसंट्रेशन है 14। तो प्यारे बच्चे ये कितना हो गया, माइनस का 12 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो ये हो गया प्लस का 12/7, यूनिट क्या आ जाएगी, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। ये एवरेज रेट निकाल पाओगे क्या, एवरेज रेट निकाल पाओगे क्या? कोई आपको दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए हैं तो आप एवरेज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, बोलता है इफ द रेट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम देन दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। मैं समझाता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है, मेरी बात समझिए ध्यान से, ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से। पहले भाई तुम गए जयपुर से कोटा, जयपुर से कोटा गए, ठीक है। तो जयपुर से कोटा गए, तुम्हें 300 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में तय की, तो तुम्हारी जो एवरेज स्पीड आई है ना वो है 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या जब तुम उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे उस टाइम पे भी 100 की स्पीड थी क्या तुम्हारी? नहीं, उस टाइम पे तो तुम रेस्ट में थे। जब वो खाली रोड थी तुमने गाड़ी 140 चलाई, क्या उस टाइम 100 थी क्या तुम्हारी स्पीड? नहीं थी। तो ये जो रेट आई है, ये जो स्पीड आई है, वो तो एवरेज थी, इंस्टेंटेनियस। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई जयपुर से निकले, जयपुर से निकलने के बाद 70 किलोमीटर पे वो टोल आया था, उस टोल के 3 किलोमीटर पहले तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो 300 थी क्या? हाँ, वो आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब स्पीड पूछ ली तो तुम्हें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की ही स्पीड बतानी होगी, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड जो है या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रिएक्शन की रेट जो है वो एवरेज रेट के बराबर नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मेरी बात समझ में आई? तो ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, जैसे 0 से लेके 7 सेकंड के बीच में आपको रेट पूछी थी तो आपने एवरेज रेट बता दी। अगर वो आपसे पूछता कि बताइए भैया कि 5 सेकंड पे रिएक्शन की रेट कितनी थी, तो एवरेज रेट नहीं होगी वो। 5 सेकंड पे उसने पर्टिकुलरली पूछ लिया, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। अच्छा ये निकालेंगे कैसे, मुझे बताइए कि प्यारे बच्चे एवरेज रेट, आर एवरेज जो है, आर एवरेज, आर एवरेज तुमने कैसे लिखी है, आर एवरेज तुमने लिखी है प्लस माइनस डेल्टा सी बट्टे डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस रेट तुम्हें अगर निकालनी है तो तुम देखो किसी इंस्टेंट पे तुमसे पूछा है, जैसे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो अब तुम्हारे पास डेल्टा टी लिखने के लिए दो अलग अलग टाइम नहीं है। या ऐसे में बोलूं कि जो t1 और t2 था उसका गैप कम होते 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 वो एक ही टाइम हो गया, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया क्या? बोलो मेरी बात, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया क्या? तो अगर मुझे आर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो मैं लिमिट लगाऊंगा डेल्टा टी टेंस टू 0, किसमें, एवरेज रेट में ही, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी में ही। तो जब प्यारे बच्चों डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो ये आपको मालूम है, आप लिख देते हो डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी। भाई डेल्टा टेंस टू 0 होता है उसको डी लिख देता है,
बात समझ में? तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मुझे लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना हो तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लस माइनस dp बाई dt। प्लस किसके लिए प्यारे बच्चे? प्रोडक्ट के लिए। माइनस किसके लिए प्यारे बच्चे? रिएक्टेंट के लिए। मेरी बात समझ में आई क्या? इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आई क्या तुम्हें? इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आई, इसका मतलब समझ में आया क्या कि क्या बोलना चाह रहा है इंस्टेंटेनियस? तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर तुम्हें रेट पूछी है तो तुम्हारे पास दो अलग अलग टाइम इंटरवल नहीं है, या ऐसे बोलो जो टाइम इंटरवल है वो घटता 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 जीरो हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगी, तो उस केस में ऐसे निकाल लेंगे। फिर बोलता हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट। कैलकुलेट करें कैसे इंस्टेंटेनियस रेट? ये तो मैंने बता दिया कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख देंगे तो डीसी बाई डी या डीपी बाई डी हो जाएगी। अब देखो, मान लीजिए रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि रिएक्टेंट के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। पहले बच्चे रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो पहले भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो समय के साथ कम ही होगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और यहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाना चाहूं तो प्रोडक्ट की t इज इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो जीरो ही होती है भाई। इनिशियली प्रोडक्ट थोड़ी होता है, सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखिए पहले बच्चे, प्रोडक्ट समय के साथ में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ वैसा होगा और रिएक्टेंट के लिए ग्राफ वैसा होगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए अगर जब मुझे निकालनी है तो पहली चीज तो मुझे बताइए, आर रेट कैसे लिखते हो जी? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की बजाय डीसी बाई डी लिखोगे। क्या लिखोगे? डीसी बाई डी। डीसी बाई डी। और रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो माइनस लगाओगे आगे। बिल्कुल सर लगाएंगे माइनस। जैसे आपको पूछ लिया ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टाइम है t इज इक्वल टू टी सेकेंड, मान लिया यहाँ पे ये कोई टाइम है t। यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन की रेट पूछिए तो भाई ये देखो डीसी बाई डी क्या होता है, इस पे टेंजेंट खींच दी जाए, इस पे टेंजेंट खींच दी जाए, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का वो स्लोप होता है, वही क्या डीसी बाई डी होता है क्या भाई? डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ही तो होता है। तो पहले बच्चों ये देखो, ये जो थीटा आया है, जो तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस आएगा, और थीटा जब 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो स्लोप जो है वो टेन थीटा वो लेस देन जीरो आएगा। तो लेस देन जीरो आएगा तो देखो माइनस तुमने पहले लगा रखा है, तो एक क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। रिएक्टेंट के लिए रेट कैसे लिखोगे? माइनस टेन थीटा। जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पे स्लोप खींच दो, और एक्स एक्सिस से एंगल देखो थीटा है, वो रिएक्टेंट के लिए तो माइनस टेन थीटा। प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखोगे भाई? जैसे मैंने को बोल दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बताइए जी, इस टाइम पे, इस टाइम टी पे बताइए जी क्या रेट रही होगी इस टाइम टी पे। तो पहले भाई इस टाइम टी पे क्या एक ऐसे टेंजेंट खींच दी जाएगा, ऐसे इस टाइम टी पे एक टेंजेंट खींच दी जाएगा, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल देख लिया जाएगा, ये थीटा। मुझे बताओ ये थीटा तो कंफर्म 90 से कम है, कंफर्म 90 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो पहले बच्चों टेन थीटा जो है वो कंफर्म ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? टेन थीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है, मुझे बताइए आप प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो आर इज इक्वल टू प्लस डीसी बाई डी लिखोगे। मुझे बताओ डीसी बाई डी तो टेन थीटा होता है, तो ये प्लस का टेन थीटा लिखोगे क्या अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो? तो प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो तो कंफर्म 90 डिग्री से कम ही आएगा एंगल, और रिएक्टेंट के लिख रहे हो तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा ही आएगा। मेरी बात समझ में आई? इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालनी है मालूम चल गया आपको। उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो एक ऐसे टेंजेंट खींचनी है और उसका स्लोप देखना है भाई। यहां तक क्लियर है भाई मामला? यहां तक मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है भाई, जैसे रिएक्शन दे दी ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ऐसा कुछ बोल दिया मुझे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। मुझे बताइए कि ए जो है वो रिएक्टेंट है क्या? सर रिएक्टेंट है। मुझे बताइए ए की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होगी क्या? बिल्कुल सर कम होगी। यानी ए जो है वो रिएक्शन से धीरे धीरे डिसअपीयर होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो ए के लिए अगर मैं रेट लिखूं
तो मैं उसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस बोल दूं क्या? अगर मैं रिएक्टेंट के लिए बोलूं तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस बोल दूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो सर। देखो रिएक्टेंट है तो इसके लिए आप पहले तो माइनस लगा दोगे, बिल्कुल लगा दिया है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। बात समझ में आई? ए क्योंकि रिएक्टेंट था इसलिए इसके आगे माइनस लगाया है, तो ए के खत्म होने की रेट, ए के गायब होने की रेट माइनस डी ए बाई डी टी लिखूंगा, क्योंकि गायब हो रहा है भाई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, डी ए नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा ना मुझे। बात समझ में आई? बी के लिए ऐसा लिख दूं माइनस डी बी बाई डी टी। ये क्या हो गया भाई? बी भी तो डिसअपियर ही हो रहा है, बी भी तो रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखूंगा बी के लिए भी। प्यारे बच्चे लेकिन सी जो है वो समय के साथ में अपीयर हो रहा है, सी जो है समय के साथ अपीयर हो रहा है, वो सी प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसके लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूंगा तो उसके आगे माइनस नहीं बल्कि प्लस लगाऊंगा, प्लस डीसी बाई डी लिखूंगा, और ये लिखूंगा मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं बल्कि अपेयरेंस, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी। बात समझ में आई क्या? अच्छा, डी के लिए भी प्लस डी बाई डी टी लिखूंगा, और ये लिखूंगा प्यारे बच्चे रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी, ये बी के लिए था। बात समझ में आई आपको? कैसे लिखा बातें आपको समझ में आई क्या? ये बातें समझ में आई क्या आपको? अच्छा, इसको प्यार से ना ऐसे भी लिख देते हैं, इसको प्यार से मेरे बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं। ये जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस है ना, इसको ऐसे लिखते हैं प्यार से, देखो लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, डी मतलब डिसअपेयरेंस, किसके लिए? ए के लिए। ये रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए हो गया। कैसे डिनोट किया इसको? माइनस डी ए बाई डी टी, डिसअपेयरेंस है तो माइनस लगा, यानी डेफिनेटली रिएक्टेंट है। ये जो बी है इसको भी ऐसे लिख दो, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी, ये क्या हो गया? माइनस डीबी बाई डी टी, रिएक्टेंट है ना इसलिए माइनस लगाया, डिसअपेयर हो रहा है। बात समझ में? प्यारे बच्चे सी तो अपेयर हो रहा है, तो इसको प्यार से रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी लिख दिया जाए, और ये प्लस डी सी बाई डी टी लिख दिया जाए। ये बात समझ में आई क्या? प्लस क्यों लिखा? क्योंकि प्रोडक्ट है और समय के साथ अपेयर हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ अपेयर लिख दिया। ये देखो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी, इसको क्या लिखूंगा? प्लस डी डी बाई डी टी। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अब देखिए, एक क्वेश्चन से मैं आपको बात बहुत अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, वापस आके एक चीज और बताऊंगा। देखिए, यही फॉर ए जनरल रिएक्शन, मुझे बताइए एक एग्जांपल जरा लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक रिएक्शन ले लो जी, रिएक्शन ले लिया आपने N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सबसे पहले देखिए रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस है। अच्छा, ऐसे समझे T इज इक्वल टू 0 पे ना, इसके लेट से कुछ 5 मोल थे, इसके कुछ 10 मोल थे, ये प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, कुछ था ही नहीं। किसी समय T पे, या T नहीं बोल के मैं मानू T इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, मुझे बताओ 5 में से लेट से कुछ x चला गया, तो 10 में से कितना चला जाएगा भाई? इसमें से 1 जाता तो इसमें से 3 जाता है, तो 10 माइनस 3x करूंगा, और ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये 2x बन जाएगा। ऐसा ही तो होगा। अब देखो, मैं रेट निकालना चाह रहा हूं प्यारे बच्चे, मान लो लेट x इज इक्वल टू 1 मान लो, एक बार x इज इक्वल टू 1 मान लो। मुझे बताइए N2 रिएक्टेंट है क्या? सर बिल्कुल रिएक्टेंट है, तो आप N2 के लिए माइनस डी N2 की कंसंट्रेशन बट्टे dt लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है। तो ये क्या रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 है क्या? बिल्कुल सर, ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 रखी है आपने, x की वैल्यू अगर 1 रखी है, तो देखो इसकी अब कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 5 में से 1 गया कितनी? 4 मोलर। x की वैल्यू अगर 1 रखी है तो 10 में से 3 गया कितनी आ जाएगी? 7 मोलर। x की वैल्यू 1 रखी है तो ये कितना आ गया? 2 मोलर। यानी 2 सेकंड पे ये 4 मोलर, ये 7 मोलर, ये 2 मोलर बचा, और 0 सेकंड पे 5, 10 और 0। बात समझ में? अब मुझे बताइए कि N2 की रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताइए जरा, मुझे बताइए कि टाइम कितना लगा जी? टाइम 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, T2 माइनस T1। देखो 2 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 4,
0 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी 5, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए आगे माइनस लगा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/2 हो गया क्या, प्लस 1/2 हो गया। रेट ऑफ डिसअपेरेंस कितना हो गया जी, प्लस 1/2, यानी N2 किस स्पीड से जा रहा है, प्लस 1/2 मोलैरिटी पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इस स्पीड से N2 खाली हो रहा है, इस स्पीड से N2 खर्च हो रहा है। अब प्यारे बच्चे, मैं लिखना चाहूं अगर H2 के डिसअपेरेंस की रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2, ये अगर लिखना चाहूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी H2 की कंसंट्रेशन बट्टे dt। प्यारे बच्चे, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है। मुझे बताइए H2 की कंसंट्रेशन फाइनली कितनी है जी, 7। पहले तो टाइम देखो, 2 माइनस 0 कर दूं, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी 7, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 10, ऐसे, और माइनस लगा दे क्योंकि रिएक्टेंट है। तो ये देखो कितना हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3/2 हो गया क्या, प्लस 3/2 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आई। ये है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2, यानी H2 किस स्पीड से खाली हो रहा है, H2 किस स्पीड से गायब हो रहा है वो। अब प्यारे बच्चे, NH3 तो बन रहा है ना, NH3 का तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ NH3 भी जरा लिख दीजिए, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ NH3 भी जरा लिख दीजिए, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ NH3 क्या हो जाएगा। अच्छा, ये तो प्लस DNH3 की कंसंट्रेशन बाई dt होगा। प्लस क्यों लगाया सर, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के आगे तो प्लस ही लगेगा। पहले बच्चे टाइम कितना, ये देख 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, 2 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी 2 है, 0 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है जी 0 है, तो 2 माइनस 0 बट्टे 2 माइनस 0, यानी ये प्लस का 1 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स हो गया क्या। बात समझ में आई। यानी कि NH3 किस स्पीड से पेयर हो रहा है, 1 मोलर पर सेकंड के, यानी 1 सेकंड में उसकी मोलरिटी 1 बढ़ जा रही है। H2 किस स्पीड से गायब हो रहा है, 3/2 मोलरिटी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर उसकी मोलरिटी 3/2 कम हो रही है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 3/2, फिर अगले 1 सेकंड 3। समझ में आया आपको। अब मुझे ध्यान से बताइए भाई, ये N2 के डिसअपेरेंस की रेट है, ये N2 के डिसअपेरेंस की रेट है, यानी N2 इस स्पीड से गायब हो रहा है, N2 इस स्पीड से गायब हो रहा है। किस स्पीड से गायब हो रहा है कि हाफ मोलर पर सेकंड की स्पीड से गायब हो रहा है। 1 सेकंड में आधा मोलर चला जाता है, तो पहले 1 सेकंड में 4.5 हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 4 हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 3.5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस स्पीड से जा रहा है। बात समझ में आई। फिर देखो H2 की डिसअपेरेंस की रेट कितनी है, प्लस 3/2 मोलर पर सेकंड, यानी 1.5 की स्पीड से गायब हो रहा है। मुझे बताओ पहले 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 8.5, फिर 8.5 से कितना हो जाएगा, कितना 7, फिर 7 से कितना हो जाएगा 5.5, फिर 5.5 से कितना हो जाएगा 4, ऐसे हर 1 सेकंड के बाद। बात समझ में आई। तो 1.5 की स्पीड से गायब हो रहा है, और ये NH3 किस स्पीड से बन रहा है, 1 मोलर पर सेकंड की स्पीड से बन रहा है, यानी कि हर 1 सेकंड में 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी T = 0 पे T=0 पे कंसंट्रेशन 0 थी, 1 सेकंड के बाद में 1 मोलर, 2 सेकंड के बाद 2 मोलर, 3 सेकंड के बाद 3 मोलर, 4 सेकंड के बाद 4 मोलर, ऐसे कुछ कंसंट्रेशन इसकी बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आई क्या। तो प्यारे बच्चों, जरा मुझे एक चीज बताइए, इन तीनों में से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, रिएक्शन की रेट क्या है। ये तो N2 के गायब होने की रेट है, ये H2 के गायब होने की रेट है, ये NH3 के बनने की रेट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो डिसअपेरेंस और अपेरेंस की रेट है। रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है वो कैसे बोलूंगा मैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये देखो NH3 अकेला बन रहा है, सर ये वाली NH3 के फॉर्मेशन को ही रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल दो ना, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो ना। पहले बच्चे यहाँ पे तो 1 है, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि इसको बोल दो। यहाँ पे अगर 2 होता तो उसकी भी कुछ प्लस 1/2 3/2 कुछ अलग आती, उसमें उस केस में किसको बोलते रेट ऑफ रिएक्शन। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, हाँ मोमेंट है। प्यारे बच्चे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये तीनों, सर ये तीनों अगर सेम स्पीड से जा रहे होते, ये सेम स्पीड से बन रहा होता, तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते। लेकिन आपने तो ये लोचा कर दिया, ये अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं दोनों, और ये आने वाला अलग स्पीड से। आप बोल रहे हो कि आने वाला 1 है इसलिए हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, अगर 2 होते तो फिर किसको बोलते। सर सवाल तो वहीं अटकेगा वापस कि रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं किसको,
तो प्यारे भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोले मैं बताता हूं। देखो लॉजिकल बात तो ये है कि यार जिस स्पीड से ये जा रहा था, ये जा रहा था, ये जा रहा था, अगर तीनों सेम होती ना, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो दिक्कत अब दूर कर लो। अब इन तीनों की रेट को तुम बराबर कर दो। सर बराबर ऐसे कैसे कर दें? मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। देखो N2 तुम्हें दिख रहा है, N2 प्लस 1/2 मोलर पर सेकेंड इस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है। तो जरा ऐसे देखो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 जो है ना, ये कितना था जी? ये 1/2 था। तुम देखो इस रिएक्शन में N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 1 है ना, तो इसको 1 से डिवाइड करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 करो, कितना आएगा जी? ये आएगा 1/2 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स आएगा। बिल्कुल सही है सर, 1/2 आया है। इससे हम क्या करें? तुम इससे ये करो, तुम ये देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है ना, 3/2 है ना, तुम H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो। सर 3 है वो तो तुम 3 से इसको डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 3 हट जाएगा, ये भी 1/2 मोलैरिटी पर सेकंड आएगा। सर हम समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं, तो भाई समझ रहे हो। तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 जो लिखा है, इधर NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 2, इसको 2 से जरा तुम डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 1/2 मोलैरिटी सेकंड हो गया, मोलैरिटी पर सेकंड हो गया। सर हम समझ गए, आपने थोड़ी सी चालाकी करके इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस को इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इन तीनों को बराबर बना दिया, ताकि हम इसी को रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाए। बिल्कुल सही समझा है मेरे भाई, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाए, इसीलिए मैंने ये किया है। यानी कि प्यारे बच्चे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं इसमें से कुछ अब इरेज कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे आपके लिए एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन लिख पाऊं। मुझे बताइए कि जब आपने इन सब को इनके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तब सभी की डिसअपियरेंस की रेट और अपीयरेंस की रेट बराबर होगी, और हमने बोला उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो, ध्यान से देखियो, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख दूं क्या? मुझे बताओ N2 डिसअपियर हो रहा है ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, सर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, ये बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3। ये दोनों बराबर हो गए और आपने इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। सर प्रोडक्ट भी लिख दो ना, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कितना किया जाए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 2। तो प्यारे भाई जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो इसी को क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे क्या? मेरी बात समझ में आई आपको? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जब दिए हुए हो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है भाई? रिएक्शन बैलेंस हो, रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस ही रहेगा, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो। तो जरा जरा सर उस पीछे वाले पेज पे वापस ले चलो जहां पे आपने रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताया था। प्यारे बच्चे क्या अब तू मुझे बताएगा कि सर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सर ये होगी, आप सभी को पहले तो बराबर लिखो। कैसे लिखोगे? कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जिस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है डिवाइड कर दो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और फिर वो बराबर हो जाएगा किसके? बी जिस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है डिवाइड कर दो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और इन दोनों के बराबर ही रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी। सर प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करो ना, तो ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी जो था उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, अब तीनों बराबर हो गए। सर डी भी लिख दो, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब ये चारों बराबर है तो मैंने इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। इसको प्यारे बच्चे मैं बोलता हूं ROR का एक्सप्रेशन। क्या बोलता हूं? एक्सप्रेशन ऑफ ROR, एक्सप्रेशन ऑफ ROR।
आर। अब मैं जब भी तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें पूछूंगा कि भाई रिएक्शन के लिए आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखो, तुम्हें फट से ये लिखना है कि जो रिएक्टेंट है उसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको बराबर कर दोगे अगले रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको बराबर कर दोगे प्रोडक्ट की रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और कोई और प्रोडक्ट है तो उसके रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सब बराबर है तो प्यारे बच्चे उसी को रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। ये है आर ओ आर का एक्सप्रेशन। मैं बार बार पूछूंगा, पूरे चैप्टर में पूछूंगा कि इस रिएक्शन के लिए आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखो, मुझे बताओ बता पाओगे क्या? मेरी बात समझ में आई क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला, आपको समझ में आएगा? इसको छापिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, बोलता क्या है, फॉर द गिवन रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2, क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 डीकंपोज हो रहा है ना, इसकी रेट दी है 1.8 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, यानी कि पहले तो देखो ये रिएक्शन दी है, अच्छा पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। पहले बच्चे इधर देखो, रिएक्शन लिख गई, इसके लिए आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिख दो। मैंने आपको बोला कि मैं बार बार पूछूंगा कि आर ओ आर का एक्सप्रेशन बताओ, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट है ना N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है जी, 1। अच्छा खुद से अब किसी इसको गुणा भाग करने की हिम्मत मत करना भाई, मामला बिगड़ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे बिगड़ेगा। जैसी रिएक्शन दे रखी है बैलेंस ही देगा, उसी से डिवाइड करना है। इट इज एज गुड एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 2। इट इज एज गुड एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1/2। अब प्यारे बच्चे आपको दिया क्या है, इसने बोला रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, यानी ये रेट ऑफ डीकंपोजिशन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन बोले तो इतना, ये इतना दिया है क्या? अच्छा इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ तो 1 है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना डब्बे की वैल्यू दी है आपको, बट्टे 1 उसमें इंक्लूड नहीं है। फिर क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मुझे बताओ, ये आपको दिया है, ये आपको पूछा है, तो इन दोनों डब्बों को बराबर कर दिया जाए। जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो देखो यहां से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ये कितना आएगा जी, ये देखो 2 इस तरफ आ गया, 2/1 इधर पड़ा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 देखो कितना दिया आपको, 1.8 into 10⁻³ ये हो गया मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी पर मिनट, मोलैरिटी पर मिनट। ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 3.6 into 10⁻³ मोलैरिटी पर मिनट। ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ये सवाल कर दोगे क्या? बात समझ में आई क्या कैसे किया? फिर क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी पूछा है, मुझे बताओ, अब तो तुम्हें इस डब्बे की भी वैल्यू मिल गई तो इसको और इसको बराबर कर सकते हो, इसकी मालूम थी, इसको और इसको बराबर कर सकते हो, किसी को भी बराबर कर दो प्यारे भाई, किसी को भी बराबर कर दो। तो जरा इसको और इसको बराबर कर दीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कितना हो जाएगा, ये देखो 1/2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1/2 को मल्टीप्लाई किया इनटू, यहां पे देखो बट्टे में 2 था ही सही, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, वो कितना है 3.6 into 10⁻³ ये कितना हो गया भाई, 4 का भाग दे दो, 9 चौका 36, कितना 0.9 into 10⁻³ मोलैरिटी, मोलैरिटी मिनट इनवर्स, मोलैरिटी मिनट इनवर्स। बात समझ में आई? हेलो 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 हेलो, बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखिए पहले भाई, अच्छा 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 अच्छा, बोलता फॉर द रिएक्शन दिस फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। पहले बच्चे ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दी है, 2A gives B plus 3C। तो जरा रिएक्शन को लिखो तो, रिएक्शन को लिखो तो, 2A gives B plus 3C। ये रिएक्शन को आपने लिखा, आप क्या करोगे, आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखोगे, वो क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को ऐसे लिख दूं, -DA/DT लिख दूं क्या,
डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे हो गया माइनस 1/2 dA बाई dt। इट इज एज गुड एज प्लस dB बाई dt डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है जी, 1 ही है। इट इज एज गुड एज प्लस 1/3 dC बाई dt। ये ROR का एक्सप्रेशन लिखना आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। ROR का एक्सप्रेशन लिखना आया कि नहीं आया? ROR का एक्सप्रेशन लिखना आ गया, फिर तो सब आसान है भाई। क्या बोलता है जी, क्या बोलता है कि माइनस डी ए बाई डी टी K1 इंटू ए स्क्वायर है। तो जरा इसको ऐसे करियो, ये जो ROR है, ये जो ROR है, ये हो गया 1/2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी को मैंने लिख दिया K1 इंटू ए स्क्वायर, K1 इंटू ए स्क्वायर। वेरी गुड। और ये बराबर था सर, किसके बराबर था? 1/1 प्लस डीबी बाई डी टी, और प्लस डीबी बाई डी टी किसके बराबर है? K2 इंटू ए स्क्वायर के, K2 इंटू ए स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल सही है जी। और ये बराबर था 1/3 प्लस डीसी बाई डी टी, और प्लस डीसी बाई डी टी कितना? K3 इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया K3 इंटू ए स्क्वायर। सर आप तो कमाल करते हो। ये ROR का एक्सप्रेशन है, K1 K2 K3 में रिलेशन चाहिए। प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं क्या सभी को? सभी को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया K1/2 बराबर K2 बराबर K3/3। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या जी? किस ऑप्शन में है? देखो बट्टे में तो ये K1/2 बराबर K2/K3/3 बिल्कुल सही है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना चाहो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी और ऑप्शन में क्या पता मान लो मिल जाए। तो ये बिल्कुल सही है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यहां तक समझ में आया? अच्छा लग रहा है? केमिकल काइनेटिक्स अच्छा लग रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, करिए, अटेम्प्ट करिए, जरा अटेम्प्ट करिए मेरे भाई। फिर बोलता था रेट ऑफ रिएक्शन दिस कैन बी रिटन इन 3 वेज, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। के डेज के डबल डेज में रिलेशन। मेरे बच्चे, ये जब रिएक्शन इसने लिख दी, ये जब इसने रिएक्शन लिख दी, तो क्या ROR का एक्सप्रेशन लिख दोगे क्या? ROR का एक्सप्रेशन लिख दो जरा लगे हाथ। कैसे लिखोगे? देखो ROR इज इक्वल टू माइनस 1/2 DN2O5 बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 DNO2 by dt is equal to प्लस 1/1 DO2 by dt। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई। फिर बोलता है कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5, यानी ये इसकी वैल्यू दे रखी K इंटू N2O5। प्यारे बच्चे ROR का एक्सप्रेशन जो लिखा था, जरा वैल्यूज रखो तो 1/2 माइनस DN2O5 बाई dt कितना दे रखा है? ये दे रखा है K इंटू N2O5। ठीक है सर। जरा 1/4 प्लस DNO2 बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? K डेज इंटू N2O5। ठीक है सर। प्लस DO2 बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? K डबल डेज इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन। ये बातें समझ में आई क्या यहां तक? अब मुझे बताओ, तुम्हें इसमें कोई रिलेशन बताना है तो N2O5 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये आ गया प्यारे बच्चे K/2 इज इक्वल टू K डेज बाई 4 इज इक्वल टू K डबल डेज। तो ये क्या रिलेशन आ गया क्या K1 K2 K3 में, या K डेज और K डबल डेज में? जैसे मेरे को इन दोनों को अगर मिक्स करना हो तो क्या लिख दूं मैं? K इज इक्वल टू, ये देखो K इज इक्वल टू क्या हो गया? K डेज बट्टे 2, एक रिलेशन तो ये हो गया। फिर इसको और उसको बराबर कर दो तो K इज इक्वल टू 2K डबल डेज। फिर इसको और इसको बराबर कर दो तो K डेज इज इक्वल टू 4K डबल डेज। ये कई तरह के रिलेशन, कुछ भी इनमें से पूछ सकता है भाई। किसी भी फॉर्म में पूछे आप बता पाओगे क्या? किसी भी फॉर्म में पूछे आप बता पाओगे ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा लग रहा है भाई? केमिकल काइनेटिक्स अच्छा लग रहा है? नेक्स्ट देखिए जरा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो क्या बोलता है, ध्यान से देखो।
बोलता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज नॉट ट्रू। ये तुम निकट भविष्य में पढ़ लोगे 1-2-3 लेक्चर के बाद में, तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। ये बोलता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो तुम बनाते हो ना ऐसे, तो बाकियों के लिए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसे 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 ऐसे, रिएक्टेंट की कम हो रही है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे। बाकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा सत्य नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, मैं तुम्हें अभी बता दूं क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो नोट मुझे लिखाना था इसलिए हमने ये बीच में लिख दिया। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसा हो सकता है ना कि ये देखो, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम है। मुझे बताइए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो समय के साथ कम होगी, तो समय के साथ कम हुई, प्रोडक्ट की समय के साथ बढ़ेगी, ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और अल्टीमेटली बाद में भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा ही है। एक ग्राफ तो ऐसा आ सकता है। मुझे बताइए दूसरा ग्राफ ऐसा आ सकता है कि ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो कम हो जाए, प्रोडक्ट की बढ़ती बढ़ती रिएक्टेंट से भी ज्यादा हो जाए, और रिएक्टेंट की घटती घटती प्रोडक्ट से भी कम हो जाए। एक ऐसा हो सकता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा एक ऐसा होता है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, ये होता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा हो कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो फिर ऐसे हो जाए, प्रोडक्ट की बढ़े फिर ऐसे हो जाए। दिस इज तो रिएक्टेंट का ग्राफ और दिस इज प्रोडक्ट का ग्राफ। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर हो गई। कंसंट्रेशन बराबर होना जरूरी नहीं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। देखो दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो इक्विलिब्रियम है भाई। यहाँ पे क्या है जी, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है हमेशा, तो इसको बोल सकता हूँ क्या कि रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है भाई, रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो अल्टीमेटली ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है रिएक्टेंट से, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट इज फेवरेबल, प्रोडक्ट इज फेवरेबल, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है भाई, ठीक है। और इसमें तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ही होगी, तो ऐसे बोल दूं कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फेवरेबल। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, बोलता है ये देखो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है तो वो ग्राफ बना नहीं पाए हमारे महेश जी सर, मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ऐसा, ये बोलता है कंसंट्रेशन और ये बोलता है जी टाइम, ऐसा ग्राफ है ऐसा। ये यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है। तो ये पूछ रहा है कि पॉइंट पी पे कितने कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये सवाल है भाई, बेसिक सा सवाल है ना, लेकिन बढ़िया है भाई, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। देखो 2a gives 3b, आप अटेम्प्ट करिए फिर मैं सोल्व कराता हूँ इसको। देखो ऐसे समझिए कि रिएक्शन दी हुई है आपको 2a gives 3b। अच्छा, कितनी रिएक्शन कंप्लीट है या कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट है, तो पहले बच्चों ऐसे केस में या तो आप रिएक्टेंट 1 मानो या इनिशियली 100 मान लो कंसंट्रेशन। 100 मानना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उससे डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी। जैसे 100 है और 50 चली गई, 50 ही बची, तो ऐसे बोल देंगे 50% कंप्लीट होगी। तो इसको t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे ना आप मान लो कितना है कि 100 है भाई, ऐसे मान लो। अब पॉइंट p पे, ठीक है, एट पॉइंट p, पॉइंट पी पे क्या होगा, 100 में से कुछ कम हुआ होगा। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, तो 100 में से कितना कम होगा, 2x कम होगा। b कितना बनेगा, 3x बनेगा भाई, b कितना बनेगा, 3x बनेगा, ठीक है। सर ऐसा तो करते हैं, इसमें विशेष क्या है, पॉइंट पी पे ऐसा क्या है, पॉइंट पी पे ऐसा ये है मेरे भाई, पॉइंट पी पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। यानी ये जो कंसंट्रेशन है 100 - 2x,
ये जो कंसंट्रेशन है ये बराबर होगी किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। कब, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो रही है। तो जरा इन दोनों को आप बराबर करोगे तो ये 100 इज इक्वल टू कितना है, उस तरफ चला गया तो ये 5x हो गया। यहाँ से प्यारे बच्चे x कितना आ गया, x कितना आ गया 20। तो ऐसे बोल दूं 20% होगी रिएक्शन। अबे नहीं, यही गलती कर देता बच्चा इतना सोल्व करने के बाद। मुझे बताओ गया कितना है, x गया कि 2x गया, इसमें से 2x गया है। तो x की वैल्यू 20 है, तो 100 में से चला कितना गया, 40 चला गया, तो बच कितना गया 60। लेके कितना चले थे 100, बचा कितना 60, यानी खर्च कितना हो गया 40। यानी कितना प्रतिशत खर्च हो गया, 40% खर्च हो गया। यानी कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी, 40% रिएक्शन कंप्लीट होगी। 40% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं, इज कंप्लीटेड। 40% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। बात समझ में आई कि नहीं? बढ़िया, इजी क्वेश्चन, कंफर्टेबल सा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलता है। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो ये कोई रिएक्शन है, ऐसे बोल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट से भी वापस रिएक्टेंट बन रहा है। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट जो रेट फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड है, बैकवर्ड की रेट बैकवर्ड है। मुझे बताओ कि आर एफ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और आर बी जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और एक ऐसा समय आएगा, अच्छा इनिशियली क्या होगा कि रेट फॉरवर्ड ज्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट कम है ना, तो रेट फॉरवर्ड आगे बड़ी स्पीड से जाएगा। प्रोडक्ट तो जीरो है तो बैकवर्ड में तो चलेगी नहीं रिएक्शन। फिर जैसे ही फॉरवर्ड थोड़ी हुई तो अब अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी बन गया, तो बैकवर्ड भी आने लगेगी। एक टाइम होगा जैसे फॉरवर्ड वाली क्या होगी, कम होगी, बैकवर्ड वाली बढ़ेगी। एक टाइम पे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर आ जाएगी, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बोल दो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड क्या होती है, बराबर होती है। ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम की थी, यहाँ पे हल्की सी आपको रिवाइज करा दी, सवाल ना अटक जाए इसलिए। ठीक है, इट इज द टाइम इन विच टी हाफ, टी 50%। देखो अभी हमने वो बोला कि 40% रिएक्शन होगी, उसमें 40% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया था। ठीक है, अब टी 50% या टी हाफ क्या होता है, जैसे मान लो रिएक्टेंट आपके पास कितना, ये रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि ये t इक्वल टू 0 पे आप कितना भी लेके चलो, कुछ a नोट लेके चलो, किसी समय t पे a नोट में से कुछ x कम हुआ, ये कुछ x बना। मेरे बच्चे ये जो कम हुआ है x, अगर वो जितना लेके चले थे उसका आधा है, यानी 50% चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो टी क्या हो जाएगा, टी हाफ। टी हाफ वो टाइम है जब रिएक्टेंट का 50% हिस्सा कंज्यूम हो चुका है और 50% हिस्सा ही बचा हुआ है। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं टी 50% बोल दो या टी हाफ बोल दो, एक ही बात है। टी हाफ क्या हुआ और टी 50% क्या हुआ कि वो टाइम जिस टाइम में जो रिएक्टेंट है वो 50% कंज्यूम हो गया। टी 30% क्या हुआ, टी 30% क्या हुआ, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट 30% कंज्यूम हो गया। यहां पे जो लिखते हैं वो कंज्यूम्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंज्यूम्ड। तो ऐसे लिख दूं टी ये होता है हमेशा कंज्यूम्ड। बात समझ में आई? अच्छा 50% वाले में तो एक ये तुम्हारे दिक्कत नहीं आती क्योंकि खत्म भी 50 हुआ है, बचा भी 50 है, तो दोनों तरफ 50-50 है। लेकिन जैसे 30 हो गया, 20 हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं करना 20% की 80% पूरी होगी, 20% बचा है, ऐसा नहीं। टी 30% का मतलब 30% कंज्यूम हो गया। हमेशा यहाँ पे टंगड़ी में क्या लिखा जाता है, कंज्यूम लिखा जाता है। बात समझ में आई क्या? अब देखिए एक सवाल और प्यारा सा, बोलता है ए जो है ना इसका टी हाफ 5 मिनट है, यानी कि हर 5 मिनट के बाद इसका 50% तो उड़ जाता है, चला जाता है, 50% बचता है। ठीक है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन की 4 गुनी है, बी का टी हाफ इतना है, तो देन इन हाउ मच टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। प्यारे बच्चे ऐसे देखिए कि ये ए है और ये बी है, ऐसे मानो, ऐसे मानो। ठीक है, मुझे बताओ मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ 100 मान लिया आपने, मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लीजिए 100 मान ली। अच्छा ये बोलता है कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना बी की 100 मान लो। भाई
1 की 4 गुना है तो जो कम होता है वो मानना चाहिए हमेशा, है ना। इसको 100 मानोगे तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 100 मानी, तो ए की कितनी होगी इनिशियल कंसंट्रेशन? बी से 4 गुना यानी 400 हो गई। बात समझ में आई? अब ये बोलता है कितने टाइम बाद में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। मुझे बताओ, आपको और कोई जानकारी नहीं दी है, इसने आपको टी हाफ दिया है। ये 5 मिनट में आधा हो जाता है, ये 15 मिनट में आधा होता है। तो मुझे बताओ, ध्यान से देखियो जरा, ध्यान से देखियो। अगले 5 मिनट में ये आधा चला जाएगा, यानी बचेगा कितना? 400 में से 200 चला गया तो 200 ही बचा, है ना। ये तो अभी भी इससे ज्यादा ही है। फिर अगले 5 मिनट में क्या होगा? ये आधा चला जाएगा, 200 में से कितना बचेगा जी? 100 ही बचेगा। 200 में से 100 ही बचेगा। फिर अगले 5 मिनट में क्या होगा? अगले 5 मिनट में आधा चला जाएगा, यानी 100 में से 50 ही बचेगा। ठीक है। अच्छा, आपने 3 इधर टी हाफ किए, तब जाके इसका टी हाफ आया, यानी अब इसका टी हाफ 15 मिनट है, यानी जब 15 मिनट के बाद में इसका क्या सीन होगा? 15 मिनट के बाद में ये बचेगा बच्चे 50 बचेगा। ठीक है। इधर 15 मिनट हुई है, इधर देखो कितनी मिनट हुई है, इधर 5 5 10 5 15। 15 मिनट बाद ये कितना बचा है? 50 बचा है। 15 मिनट बाद ये भी 50 बचा है। यानी मुझे बताओ कि रिएक्शन शुरू करने के 15 मिनट बाद दोनों 50 50 बचेंगे, यानी कि 15 मिनट बाद में दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो 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 हेलो, क्या ये बात समझ में आई? ऐसे इस प्रोफाइल के और भी बहुत सारे सवाल है। ये बोलता है कि जैसे इनिशियल 100 मान लो, तो कितने टी हाफ के बाद जो है ना वो 5% रिएक्टेंट ही बचेगा, 10% रिएक्टेंट ही बचेगा। इस टाइप से पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इतना पढ़ के आइए, और अच्छा लगा तो बताइए भाई क्या अच्छा लगा, है ना। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। विराट बैच लाइव हो चुका है,